आज फिर से घर में घमासान होगा। मैं तो तंग आ गई हूँ। अकेले में क्या बड़बड़ा रही हो भाभी? कोई भूत वूत देख लिया है क्या? हाँ, और नहीं तो क्या, मैं ही पागल हूँ ना। अरे हुआ क्या है, पूरी बात बताओ ना। अरे आज फिर से वो आ रही है। वो? हे भगवान। तुम्हें क्या है, तुम तो अपने आराम से मजे कर रहे हो। यहाँ मैं और मेरे पति हर हफ्ते कितनी टेंशन में आ जाते हैं। हाँ भाभी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे अकेले आप लोगों को ही हिस्सा देना होगा। हमारा तो कुछ भी नहीं जाएगा ना। तभी बाहर से महेश की आवाज सुनाई देती है। आइए आइए जमाई जी, बैठिए बैठिए। लो जी, आ गए जमाई जी, लग जाओ उनकी आओ भगत में। प्रीति सुनो जरा, दीदी पूजा और नितिन जीजा जी के लिए चाय पानी तो लाओ। लाई जी लाई। और बताओ बहन, कैसे आना हुआ? तुम तो ऐसे कह रहे हो महेश जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं कि मैं पिछले 2 साल से यहाँ पर चक्कर क्यों लगा रही हूँ। अरे हाँ भाई हाँ, हम जानते, लेकिन आप भी तो जानती हो कि ये बीती बातें हो गई है। बीती बातें हो गई मतलब? हाँ दीदी, अब जाने दो ना, जो हुआ सो हुआ। जो हुआ सो हुआ? अरे तुम दोनों कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम दोनों कितने छोटे छोटे थे और हाल ही मेरी शादी हुई थी। अचानक से पापा को बिजनेस में घाटा हुआ और मैंने अपने गहने बेचकर उस वक्त पापा की मदद के लिए पैसे दिए थे। मेरे माँ पिताजी तो अब चले गए, लेकिन अब आज अगर मैं परेशान हूँ तो। अरे मेरे ससुर जी इतनी सारी जमीन जायदाद छोड़कर गए, तो क्या तुम्हारी बहन का इतना सा भी हिस्सा नहीं बनता? तो आप कहना क्या चाहती है दीदी? मैं हर हफ्ते आकर वही बात कहना पसंद नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इस बार या तो मेरा हिस्सा दे दो या फिर जो मैंने 15 लाख रुपए दिए थे वो दे दो। ठीक है दीदी, हमें कुछ हफ्ते का टाइम दे दो, हम इस बार आपका हिस्सा आपको जरूर दे देंगे। कुछ हफ्ते और? कुछ हफ्ते नहीं, अब हमें बस अगले ही हफ्ते अपना हिस्सा चाहिए, नहीं तो क्या जीजा जी? नहीं तो फिर हम सीधा कोर्ट में मिलेंगे। तब तक प्रीति और दीप्ति पूजा और नितिन के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती हैं। नहीं, अब मुझे चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है। हम दोनों का वैसे ही पेट भर गया, चलते हैं हम दोनों। अरे दीदी बैठ जाइए ना, घर परिवार में तो ये सब बातें होती रहती है, इतना नाराज नहीं होते। अरे तुम दोनों मेरी भाभी हो, तुमने कभी भाइयों को समझाया होता कि पापा की करोड़ों रुपए की जायदाद में से थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी देते? आज मेरी हालत ठीक नहीं है तो मुझे जरूरत है, वरना मैं क्यों तुम लोगों के आगे गिड़गिड़ाती। ठीक है दीदी, अब कह तो दिया आपको। हाँ, मैं और दिनेश हम दोनों मिलकर अगले ही हफ्ते आपका निपटारा कर देंगे। पूजा बिना कुछ खाए पिए घर से निकल जाती है अपने पति के संग। पूजा के जाने के बाद घर में महीनों से चल रही बातचीत फिर से शुरू हो जाती है। अरे तू भी बता दिनेश के आगे करना क्या है, क्योंकि मैं तो सोच सोच के थक चुका हूँ। भैया आप जो करेंगे वो सही करेंगे, अब मैं भी क्या ही बोलूं। हमने दीदी को हिस्सा न देने के कई बहाने बनाकर देख लिए, लेकिन मुझे लगता है इन सबसे कुछ नहीं होने वाला। अरे वही मुझे भी लग रहा है कि अब दीदी अपना हिस्सा लिए बिना रहने वाली नहीं है। मैं हर हफ्ते ये नाश्ता पानी तैयार करके नहीं रख सकती हूँ। हाँ ठीक है ना, अगर उनको हिस्सा चाहिए तो आप दे दो ना। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम दीदी को हिस्सा देंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जमीनों के रेट कितना ऊपर पहुंच गए। सही कहा भाभी, क्यों ना हम उनको उनके 15 लाख रुपए ही वापस करते। हाँ, जैसे कि 15 लाख पेड़ पर उग रहे हैं ना, मैंने पेड़ हिलाया और झड़ गए 15 लाख। प्रीति और दीप्ति की शक्ल देखकर दिनेश जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखो, हमारे छोटे नवाब को हंसी आ रही है। चलो आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, अब कल इस बात पर चर्चा करेंगे कि आगे की कार्यवाही कैसे शुरू की जाए। हर हफ्ते हमारा संडे इसी कारण खराब हो जाता है, कल इस पर बैठकर हम लोग बात कर ही लेंगे। अब अगले दिन जैसे ही सब खाने के टेबल पर बैठते हैं, फिर से उसी टॉपिक का डिस्कशन शुरू हो जाता है। हाँ, अब आप लोग इस बारे में पक्का कर ही लो, दीदी को क्या लेना देना है। हाँ, हम लोग भी अब थक चुके हैं। मैं क्या कहता हूँ, दीदी को पैसे देने के बजाय हम कुछ और दे दे तो। कुछ और? क्या मतलब, मैं समझा नहीं भैया। अरे अब हमारे पास पैसे तो है नहीं, तो हम उनको वो हमारी गांव वाली जमीन दे देते हैं। अच्छा, हमारे गांव में कोई जमीन भी है? मुझे तो ये पता ही नहीं था। अरे मैं भी कभी आज तक देखने नहीं गया। वो तो पापा के जाने के बाद जब ताऊ जी से बंटवारा हुआ तब उन्होंने बताया कि हमारी एक जमीन गांव में भी है। अच्छा। हाँ, लेकिन वो जमीन बिल्कुल बंजर है, जिस कारण से उस पर कभी भी खेती नहीं हुई, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बहन को वही दे देते हैं। अगर ऐसा है तो फिर वही दे दो। इससे अच्छा डिसीजन और क्या ही होगा। बहन को 15 लाख देने होंगे
उससे अच्छा ये जमीन दे दो, यही बढ़िया है। बहन भी खुश और हम भी। बड़ा ही चोखा डिसीजन है। अरे पूरे एहसान के साथ बोलेंगे हम कि हम तुम्हें ये 15 लाख के बदले करोड़ों की जमीन दे रहे हैं। क्या कहती हो तुम दोनों? हर एक नंबर। मतलब हल्दी लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा होए। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं और फिर सब मिलकर ये डिसीजन लेते हैं कि पूर्वजों की वो जमीन जो गांव में पड़ी है उसे अपनी बहन पूजा को देना ठीक रहेगा। अब अगले हफ्ते का बड़ी बेसब्री से इंतजार होने लगता है। इधर पूजा और उसके पति नितिन भी हर रोज अपने घर में इसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। पता नहीं इस हफ्ते भी कुछ सोल्यूशन निकलेगा या नहीं, भगवान जाने क्या होगा। अरे तुम चिंता मत करो पूजा, जो भी होगा ठीक ही होगा। वैसे मैं अपने भाइयों से कभी इस तरह अपना पैसा नहीं मांगती, लेकिन क्या करूं मैं। अरे तुम इतना टेंशन मत लिया करो पूजा। खिसकते खिसकते अगला रविवार भी आ जाता है और फिर पूजा और नितिन भी आ ही जाते हैं। आइए आइए जीजाजी बैठिए। प्रीति, दीदी और जीजाजी के लिए बढ़िया गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आओ। नहीं, मुझे चाय नाश्ता नहीं करना। पहले ये बताओ मुझे मेरे पैसे कब मिल रहे हैं? अरे दीदी, हम दोनों भाइयों ने बैठकर एक डिसीजन लिया है कि आप हम दोनों भाइयों की इकलौती बहन हो, इसलिए हम आपको सिर्फ वो पैसे देकर आपके एहसान से फ्री नहीं होना चाहते। हाँ, आपने जो इस घर के लिए किया वो हम कभी नहीं भूल सकते, इसलिए हमने सोचा है कि उन पैसों के बदले हम आपको करोड़ों की गांव वाली जमीन दे देते हैं। क्या? सच में? कौन सी गांव वाली जमीन? हमने तो कभी वो जमीन के बारे में नहीं सुना। हाँ दीदी, मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। पापा के जाने के बाद ही मुझे भी ताऊ जी से उस जमीन के बारे में पता चला, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम अपनी इकलौती बहन को अपनी पुश्तैनी जमीन में हिस्सा दे दें। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे। हमारे इस खराब समय में हमारी इतनी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे नहीं नहीं जीजा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। लो आप ये पेपर्स लो, हमने इन पर पहले से ही साइन करके रखा है। अब आज से ये अमानत आपकी। अब पूजा और नितिन उस प्रॉपर्टी के कागज लेकर चले जाते हैं और इधर ये चारों लोग खुशी से झूमने और नाचने लगते हैं। लो जी, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन एक बात याद रखना, अब कभी भी जब पूजा दीदी का कॉल आए तो किसी को उठाना नहीं है। हाँ, मैं तुम दोनों को भी यही बता रहा हूँ कि तुम लोग भी कभी फोन नहीं उठाना, क्योंकि अगर कहीं फोन उठा लिया तो फिर वो हमें ऐसी जमीन के लिए इतना सुनाएंगी। इसलिए बस यही मानो कि आफत टल गई। अब इधर पूजा और नितिन अपनी गांव वाली जमीन को देखने जाते हैं और उनका माथा ठनक जाता है। पूजा, हम इस जमीन का क्या करेंगे? ये तो पूरी तरीके से बंजर है। हाँ नितिन जी, मैं भी वही सोच रही हूँ। अब हमारा क्या होगा? इससे तो अच्छा होता कि हम उनसे पैसे ही ले लेते। वही ना, ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप इसे नाइंसाफी कहती हो? मैं तो कहती हूँ ये तो हमारे साथ बेईमानी की गई है। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। भाइयों को अगर देना ही होता तो पहले ही दे देते, कुछ अच्छा देते। अब दोबारा मैं उनके पास कुछ भी मांगने और कहने नहीं जाने वाली। बिल्कुल सही कहा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इधर महेश और दिनेश दोनों अपने फैसले पर बड़े ही इतराते थे कि हम दोनों ने कितना दिमाग से काम लिया। फिर एक दिन संडे के दिन सभी घर पर ही होते हैं। अरे मैं आप दोनों को बताना भूल गई कि परसों मेरे फोन पर पूजा दीदी का फोन आया था। अच्छा भाभी, आपके फोन पर फोन आया था और मेरे फोन पर भी उनके पूरे 5 मिस कॉल पड़े थे, लेकिन मैंने तो जानबूझकर नहीं उठाया। पता नहीं अब वो हमें क्या क्या सुनाएंगी। अपनी पत्नियों के मुंह से ये बात सुनकर महेश और दिनेश जोर जोर से हंसने लगते हैं। तुम लोग तो बड़े समझदार हो गए हो। अब अगर नहीं उठाया ना तो आगे से उठाना भी मत। सच में जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। अरे हमने तो पहले ही उनको वो जमीन भीख में दे दी, अब इससे ज्यादा हमें सोचना ही नहीं है। दिनेश, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे वो जमीन जाने कितना सोना उगलने वाली थी। अरे बंजर थी वो जमीन, बंजर। उसका क्या ही होगा। पहले भी हमारी पीढ़ियों से वो ऐसी ही पड़ी थी और अभी भी ऐसे ही पड़ी होगी। ना तो कोई उसे खरीदेगा और ना ही कोई उस पर कुछ उगा सकता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। उस जमीन का क्या ही होगा। इस घटना के बाद पूरा 1 साल और निकल जाता है और फिर एक दिन जब सब बैठे हुए थे, बारिश में चाय की चुस्कियों का आनंद ले रहे थे। अब आप लोग तो अपने दोस्तों के साथ टाइम टाइम पर बाहर घूमने चले जाते हो, कभी जॉब के बहाने से, कभी अकेले। और हम औरतें यहाँ घर में घुसे घुसे सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए घर में रह गई हैं। वही तो भाभी, इन लोगों से पूछिए जरा, हमारा काम क्या सिर्फ बेटे बेटियों को पालना और उनका ध्यान रखना है? अरे हमारा भी तो मन होता है कि हम कहीं बाहर जाए, घूम कर आए।
वही ना, कितना अच्छा बारिश का मौसम है, घूमने जाए फिर ढेर सारी रील बनाए। तुम औरतों को घूमना और रील के अलावा कुछ पता भी है? अरे न्यूज देखो तो पता चले, सारे पहाड़ नीचे आ रहे हैं, कितनी लैंडस्लाइडिंग हो रही है। बिल्कुल सही कह रहा है दिनेश। सर्दियों में सर्दी है, गर्मियों में गर्मी है, बरसात में बरसात है, तो अब आप लोग ही बताइए कब जा सकते हैं? अच्छा ऐसी बात है तो चलो, अब तुम लोग ही बताओ कहाँ जाना चाहते हो। अरे कोई बढ़िया सा रिजॉर्ट वगैरह देखो, जहां पर जाकर आराम से 3-4 दिन स्पेंड किया जाए और हमारे शरीर को भी थोड़ा आराम मिले। बिल्कुल सही कहा भाभी आपने। सुबह से उठकर रसोई में जाकर खड़े हो जाओ और फिर रात के 11 बजे तक वहीं खड़े हो। कहने को घर में 4 लोग हैं, लेकिन काम तो पूरे 15 लोगों से ज्यादा है इस घर में। अरे ठीक है भी, नाराज मत हो, हम आज ही कहीं बाहर चलने का प्लान करते हैं। अब दोनों भाई मिलकर अच्छे अच्छे रिजॉर्ट सर्च करना शुरू करते हैं। भैया मेरे में तो सबसे बढ़िया रेटिंग इस रिसोर्ट की आ रही है। कहीं उसका नाम फार्म व्यू रिसोर्ट तो नहीं? हाँ भैया सेम। आप में भी यही रिसोर्ट है क्या? हाँ भाई, प्रॉपर्टी भी कितनी सही लग रही है, रेट्स भी एकदम जेन्युइन है। एक काम करते हैं दिनेश, यहीं बुक कर देते हैं। ठीक है भैया, फिर मैं इन लोगों को पैकिंग करने के लिए कहता हूँ, आज शाम को ही निकलते हैं। बिल्कुल। दिनेश जाकर दीप्ति और प्रीति से पैकिंग करने के लिए कहता है और घर की औरतें तो पूरे जोशो जुनून के साथ घूमने के लिए पैकिंग करने लगती है। भाभी मैंने तो 5 ड्रेस रख लिए, इतने में हो जाएगा ना? ना बाबा ना, मैंने तो पूरे 8 ड्रेस रखे हैं। महेश बता रहे थे कि बड़ी सी शानदार प्रॉपर्टी है, अब जब जा रहे हैं और इतना खर्चा हो ही रहा है तो कम से कम 20-25 रील्स बनाना तो बनता ही है। ठीक है भाभी, तो मैं भी 3-4 ड्रेस और रख लेती हूँ। अब शाम होते होते दोनों भाई अपनी अपनी फैमिली लेकर मस्त बारिश के मौसम में घूमने के लिए निकल जाते हैं। वाह क्या मौसम है, ऊपर से ये शाम और बढ़िया सी बारिश, क्या ही कहना। कहीं साइड में रोक लो ना जी, बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाना है। अरे अभी नहीं, सीधे रिसोर्ट चलते, वहां जाकर खूब एंजॉय करना। अरे तुम लोग प्रॉपर्टी देखोगे तो तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। चारों थोड़ी देर में रिसोर्ट पहुंचते हैं। कितना प्यारा गांव है, इन लोगों ने कितना दिमाग लगाया, मान गए भाई, गांव के बीचों बीच में शानदार रिसोर्ट। अरे पता नहीं दिनेश, ये गांव का एड्रेस ना मुझे कुछ जाना पहचाना लगता है। अरे आप लोग लगाते रहो अपना दिमाग, हम तो चले रिसोर्ट के अंदर। यस देवरानी जी, बिल्कुल। इतना कहकर प्रीति और दीप्ति अंदर चले जाते हैं और खूब सारे पिक्स क्लिक करते हैं। थोड़ी देर में पूरी प्रॉपर्टी को देखते हुए महेश और दिनेश भी अंदर आ जाते हैं। वाकई में शानदार प्रॉपर्टी बनाई है। भाई मुझे तो बड़े जोरों की भूख लगी है, तुम लोग क्या खाना पसंद करोगे? मैं तो चाइनीज ही खाऊंगी, बड़े दिनों से कुछ चटपटा नहीं खाया। हाँ भाभी। ठीक है फिर हम भी चाइनीज ही खा लेते हैं। मजा आ गया भाई, खाना बढ़िया है, क्या ही शानदार फूड है। तभी वेटर पानी लेकर आता है। कितना टाइम हो गया तुम्हारा रिसोर्ट ओपन हुए? बस सर अभी 9 महीने हुए हैं, लेकिन लगता है रिस्पांस बड़ा अच्छा मिल रहा है। और सर ऑल टाइम फुल रहता है, अभी कुछ बुकिंग कैंसिल हुई इसलिए आपको मिल गया, वरना 4 महीने आगे तक के लिए फुल है। अच्छा जी, ऐसी बात है? हाँ जी मैम। लेकिन इस रिसोर्ट के मालिक कौन है, उनसे मिलना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, क्या ही दिमाग लगाया है। मैम रोज शाम को हमारी मैम और सर आते हैं, जैसे ही आ जाएंगे तो हम आपसे जरूर मिलवाएंगे। वही ना, कहने को रिसोर्ट है लेकिन एकदम देशी थीम है, ना कोई ज्यादा खर्चा वाला काम, और आजकल लोग ना यही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। शाम होते होते महेश दिनेश बाहर के खेत एंजॉय करने लगते हैं। वाह मैगी पॉइंट भी है, मैं तो मैगी ही खाऊंगी। हाँ चलो ना, खाते हैं। देखो तो यार क्या दिमाग से रिसोर्ट बनाया है, मैगी पॉइंट भी बना दिया, हाईवे से गाड़ियां आकर रुक रही है, और तो और सेल्फी पॉइंट भी है। तभी महेश की निगाह वहां से गुजर रहे एक बुजुर्ग पर पड़ती है। अरे ये तो मुझे ताऊ जी लग रहा है, देखो तो दिनेश, वो ताऊ जी है शायद। महेश और दिनेश उनके पास जाते हैं। ताऊ जी, मैं महेश, पहचाना? अरे वाह वाह महेश बेटा, तुम यहाँ कैसे? अपनी बहन से मिलने आए हो क्या? बहन से मिलने? मैं कुछ समझा नहीं ताऊ जी। अरे तो फिर ये किसका रिसोर्ट है, तुमको पता नहीं है? नहीं ताऊ जी। अरे तुम दोनों कैसे भाई हो? तुमने ही अपनी बहन को ये जमीन दी और तुम्हें नहीं पता? अरे इनको कैसे पता होगा ताऊ जी, इन दोनों ने तो मुझे एक ऐसी बंजर जमीन दे दी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। ये तो मैं और मेरे पति की होशियारी और दिमाग है जो हम यहाँ बैठे बैठे लाखों रुपए कमा रहे हैं। ये सुनकर दिनेश और महेश के सर शर्म से झुक जाते हैं। तब तक प्रीति और दीप्ति भी वहां आ जाती हैं।
अरे दीदी, आप यहाँ वीकेंड एंजॉय करने आई है क्या? वाह। अरे भाभी, कहीं दीदी उसी बात के लिए लड़ने तो नहीं आई कि हमने उन्हें बंजर जमीन दे दी थी? हाँ मेरी प्यारी भाभीयों, ये वही बंजर जमीन है जिसके लिए आप लोगों ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया था। ये सुनकर प्रीति और दीप्ति की शक्ल देखने लायक हो जाती है। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हमारे बड़े खेत का छोटा ससुराल है। भाभी, आप शायद गलतफहमी में है। ये हमारा नहीं, सिर्फ मेरा है। और अब ये आपका ससुराल नहीं, मेरा फार्म व्यू रिजॉर्ट है। वेटर, हमारे मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ बेटा, जो तुमने बताया था बगल वाली जमीन, वो मैंने बनवानी शुरू कर दी है। आइए तो जी, अंदर ऑफिस में बैठकर बात करते हैं। अब वो चारों लोग पूरे 2 दिन रहते तो हैं, लेकिन उनका मन नहीं लगता है। आखिर में लास्ट डे जब उनको निकलना होता है, तब वो लोग वहां से बिना बिल दिए जाने लगते हैं। सर आप कहाँ जा रहे? हम बस अपने घर के लिए निकल रहे हैं। सर ये लीजिए आपके पूरे 4 दिन का 25,000 का बिल। इसे दिए बिना आप कहाँ जा रहे? अरे अब क्या हमारी ननद हमसे बिल भी लेगी? वेटर, इनको 10% डिस्काउंट करके पूरा पेमेंट लिए बिना जाने मत देना। अच्छा दीदी, ऐसी बात है, 10% डिस्काउंट? हाँ साले साहब, हम अपने फर्स्ट विजिट कस्टमर को 10% ऑफ देते हैं। ये आपके लिए कोई स्पेशल नहीं है? चारों लोग अपनी शक्ल लटकाकर अपने घर वापस लौट आते हैं। रश्मि को अपने ससुराल में आए 2 ही दिन हुए थे और वो रसोई में खड़ी होकर खाना बना रही थी। वाह वाह, शाही पनीर की खुशबू तो लाजवाब है और ये बटर नान भी बनकर तैयार है और जीरा राइस की सीटी भी बस लगने ही वाली है। तभी वहाँ रश्मि की सास सुलेखा आ जाती है। अरे बाहू, सब कुछ अकेले करोगी क्या? लाओ मैं कुछ मदद कर दूं। अरे नहीं माँ जी, सब हो गया। क्या? सलाद नहीं कटा होगा, वो काट देती हो? अरे मैंने पहले ही काट दिया और फ्रिज में भी रख दिया और रायता भी बन गया है। अच्छा, तो मीठे में खीर बना देती हूँ। खीर नहीं माँ जी, मैंने गुलाब जामुन बना दिए हैं। वाह 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 बहू, तू तो सच में हमारे घर की अन्नपूर्णा है। अरे इतना कुछ तुमने अकेले कर लिया? ऐसी बहू भगवान सभी को दे। अरे क्या आप भी मम्मी जी। अच्छा अब आप बाहर जाइए और डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं अभी सबको गर्मा गर्म खाना सर्व करती हूँ। सुलेखा की रसोई से बाहर जाते ही रश्मि मुस्कुराती है। मुझे पूरा यकीन है ये मेरी रसोई मेरे ससुराल का रिमोट कंट्रोल बनेगी। चल रश्मि बेटा, शुरू हो जा। रश्मि बाहर जाकर सबको खाना परोसती है। वाह रश्मि, कमाल है, तुमने तो शाही पनीर के साथ सचमुच बटर नान बना दिए, वो भी घर की रसोई में। अरे ये तो एकदम ढाबा स्टाइल खाना है। हाँ भाभी, आप तो कमाल है। और मीठे में गुलाब जामुन? अरे हमारे यहाँ तो ज्यादातर मीठे में सिर्फ खीर ही बनती है, ये सब तो बाहर से आता है, घर में जल्दी नहीं बनता। अरे नैना जी, ये तो कुछ नहीं, मैं तो सब कुछ घर की रसोई में बना सकती हूँ। हैदराबादी बिरयानी, इटालियन पास्ता, तवे पर पिज्जा, कुल्हड़ वाली चाय, नेपाल मोमोज। आप बस नाम बताओ और मैं तैयार कर दूंगी। ओहो, ऐसा लग रहा है हमारे घर बहू नहीं बल्कि कोई मास्टर शेफ आ गया हो। क्या भाग्य खुले हैं हमारे। पापा, अभी मास्टर शेफ आपको रोज बढ़िया खाना खिलाएगा। हाँ फिलहाल तो ये बटर नान और लीजिए ना। हाँ, बहू को बुलाओ। इस तरह से रश्मि हर रोज अपने ससुराल में कुछ नया हटके बनाती और उसका बनाया खाना भी एकदम लाजवाब होता। एक दिन, भाभी आज मेरी एक सहेली घर आने वाली है, क्या आप उसके लिए कुछ अच्छा बनाओगी? वो क्या है ना, ऐसे मेरे सब दोस्तों में मेरा नाम हो जाएगा। अरे हाँ हाँ नंदी, तुम तो बस बताओ कि तुम्हें क्या खाना है, फिर मैं वही बना दूंगी। तो फिर भाभी आप ना पहले स्नैक्स में चीज पकौड़े और पनीर टिक्का बना देना, और वे खाने में आपकी स्पेशल बिरयानी और रायता भी, और हाँ मीठे में तुम्हारी पसंद की रसमलाई है ना, वो भी बना दो। क्या कहती हो? अरे वाह भाभी, आप तुम बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। अब तुम चिंता मत करो, मैं सब तैयार कर दूंगी नंदनी, तुम जाओ और रिलैक्स करो। रश्मि रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन अब उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई थी। मुझे तो बड़ा गुस्सा आ रहा है इस नंदनी पर। देखो तो जरा कैसे मुझसे नौकरों की तरह काम निकलवा रही है, रोज रोज एक नई फरमाइश ले आती है खाने की। अब ससुराल है तो अच्छा तो बनना ही पड़ेगा ना, लेकिन कोई नहीं, अब बस आज ही आखिरी दिन है ढाबे का, कल से मैं मेरा असली खेल शुरू करूंगी। आज तो रश्मि फिर से सबको बढ़िया खाना बनाकर खिला देती है, मगर अगले दिन दोपहर के समय। अरे ये क्या सुलेखा, दोपहर हो गई लेकिन हर रोज की तरह आज पूरे घर में खाने की अच्छी खुशबू नहीं फैली। क्या हुआ, बहू की तबीयत तो ठीक है ना? वही मैं भी सोच रही थी, अभी तक बहू ने खाना नहीं बनाया। अभी थी तो वो रसोई में ही, न जाने क्या बात है, रुकिए मैं देख कर आती हूँ। लेकिन तभी रश्मि की आवाज सुनाई देती है। मम्मी जी, पापा जी,
सब लोग कहाँ है? खाना तैयार है, आकर खाने की टेबल पर आ जाइए। लो जी, आ गया बुलावा। चलो देखते हैं आज बहू ने क्या मसालेदार बनाया होगा। मेरे मुंह में तो सोचकर ही पानी आ रहा है। रश्मि के बुलाने पर सब टेबल पर आकर बैठ जाते हैं, मगर जैसे ही रश्मि खाने के बर्तन से ढक्कन हटाती है, सबके होश उड़ जाते हैं। ये क्या रश्मि? ये बिना तड़के की दाल, ये सूखे चावल और बिना घी की रोटियां। और सलाद के नाम पे सिर्फ ये कटे हुए प्याज, इसमें तो नींबू तक नहीं पड़ा है। हाँ, आज मुझे ज्यादा कुछ करने का मन नहीं था तो यही बना दिया। वैसे भी रोज रोज मसालेदार खाना खाने से पेट खराब हो सकता है, अब यही खा लीजिए ना। रश्मि की बात पर कोई कुछ नहीं बोल पाता है और मजबूरी में सब फीका खाना खा लेते हैं। लेकिन रात में जल्दी चलिए, दिन में तो हमने वो फीकी दाल रोटी खा ली थी, अब कम से कम कुछ तो अच्छा खाने को मिलेगा। हाँ, सही कह रही हो भाग्यवान। आज अच्छा खाना नहीं खाया तो ऐसा लग रहा है जैसे खाना ही नहीं खाया। सब लोग फिर से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। भाभी, अब तो आपने कुछ अच्छा बनाया होगा ना, बहुत तेज भूख लग रही है। हाँ, अच्छा ही बनाया, आओ खाओ ना। रश्मि कुकर खोल देती है और सबको मूंग दाल की खिचड़ी परोस देती है। ये क्या रश्मि? ये तो सादी खिचड़ी है और साथ में दही भी ऐसे ही रख दिया है। इसका रायता भी नहीं बनाया क्या? हाँ भाभी, और फिर से वही प्याज, वो भी बिना नींबू के। अरे, अब रोज रोज थोड़ी घर में बटर नान और ये पनीर बनेगा। मैं भी इंसान हूँ और वैसे भी ये बहुत हेल्दी खाना है, आज से घर में यही बनेगा। मैं तो इसी में बहुत थक गई हूँ। अचानक से रश्मि का व्यवहार एकदम बदल जाता है। जहाँ वो रोज सुबह शाम तरह तरह के व्यंजन बनाती थी, अब सिर्फ फीकी दाल रोटी बनाने लगती है। एक दिन नंदनी रश्मि के कमरे में आती है। भाभी, मैं तो ये रूखा सूखा खाना खा खा कर पक गई हूँ, आखिर आपको हो क्या गया है? अचानक से आपने मसालेदार खाना बनाना ही बंद कर दिया। ओहो, मैंने आपसे कहा तो था ननद जी, रोज रोज ये सब बनाना आसान नहीं है। नहीं भाभी, आज मेरा ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज मुझे आपके हाथ के छोले भटूरे खाने का बड़ा मन कर रहा है। छोले भटूरे सुनकर रश्मि मुस्कुराती है और नंदिनी से कहती है, हो, छोले भटूरे खाने हैं? ठीक है, बना दूंगी। क्या? सचमुच भाभी? थैंक यू सो मच, आई लव यू। हाँ हाँ, लेकिन लेकिन वो ननद जी, आप हाल ही में ही बाजार गई थी ना, और अपने लिए बड़ा प्यारा पिंक सूट लाई थी। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा, क्या आप मेरे लिए भी वो ले आओगी? लेकिन ग्रीन कलर में। ओह, वो सूट, अच्छा ठीक है भाभी, छोले भटूरे के लिए मैं इतना तो खरीद सकती हूँ, ले आऊंगी। नंदिनी रश्मि से सूट लाने का वादा कर लेती है और इसके बदले शाम को सबकी बढ़िया छोले भटूरे खाने को मिल जाते हैं। वाह नंदिनी, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम्हारे खाने के जो मसाले हैं वो तो बाहर के खाने में भी नहीं। मैंने तो कैंटीन में भी खाने की कोशिश की थी, मगर हर बार तुम्हारे ही खाने की याद आ जाती थी। एकदम सही कहा गौरव ने। चलो, कम से कम आज हमें ये खाने को तो मिला। हाँ, लेकिन सिर्फ आज पापा जी, ये मत सोचिएगा कि रोज रोज ये सब बनेगा। अगले दिन फिर रश्मि वही सब बनाना शुरू कर देती है। जब वो कोई सब्जी बनाती थी तो उसे सिर्फ नमक डालकर उबाल देती थी। फिर से 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। यार रश्मि, सुनो ना, ये सब क्या चल रहा है? जी, क्या मतलब है आपका? मुझे आज तुम्हारे कबाब पराठे खाने हैं। अभी फोन में किसी को खाते देखा तो याद आ गया। बाहर जाकर भी खा लूं तो तुम्हारे वाले खाने जैसा स्वाद ही नहीं आता। वो तो है, लेकिन मैंने पहले ही लौकी काट दी थी, उसी को उबाल कर सब्जी बनाऊंगी, इसलिए सॉरी। अरे बना दो ना यार आज वो कबाब पराठे। क्या लौकी का नाम लेकर मूड खराब कर रही हो? ठीक है, बना दूंगी, लेकिन वो नई मूवी लगी है ना, वादा करिए आज संडे को मुझे दिखाने ले जाएंगे। ओह, बस इतनी सी बात। ठीक है, ले चलूंगा भाग्यवान, बस अच्छा खाना खिला दो। एक बार फिर से रश्मि खाने के नाम पर गौरव से अपनी बात मनवा लेती है। ऐसे कुछ दिन बाद जब उसकी सास सुलेखा उससे शाम को चाय पकौड़े बनाने को कहती है तो, माँ जी, पनीर पकौड़े तो बन जाएंगे, लेकिन वो कुछ कहना था। हाँ हाँ, कहो ना बहू। मैं ना पिछले हफ्ते अपनी दोस्त के साथ बाजार गई थी, तो मैंने बड़ा सुंदर एडी का गले का सेट देखा था। क्या आप मुझे वो दिला दोगी? क्या? एडी का गले का सेट? अरे हमारी बहू पहली बार हमसे कुछ मांग रही है, हम जरूर दिलाएंगे। बस रश्मि, तुम हमें गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो। कौन सा सोना चांदी है, एडी ही तो है। क्या सचमुच पापा जी? अरे, इस बात पर तो मैं आपको पकोड़े क्या, गर्मा गर्म समोसे भी खिलाऊंगी। रश्मि ने एक बार फिर बड़ी आसानी से अपनी बात मनवा ली, लेकिन इस बार सुलेखा को शक हो गया। शाम को जब वो नंदिनी के साथ बाहर टहलने गई तो उसने नंदिनी को सब बातें बताई। आप सही कह रही हो मम्मी, भाभी ने मेरी मनपसंद चीजें बनाने के बदले मुझसे सूट, साड़ी और एक नई घड़ी भी ले ली, और भैया के साथ वो घूमने चली जाती है, और आपसे सेट। जरूर भाभी ये जानबूझकर कर रही है, एक तो उनके जैसा खाना कहीं और मिलता नहीं है,
और अचानक से उन्होंने घर में एकदम फीका खाना बनाना शुरू कर दिया। अब ऐसे में हमारी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, नंदिनी। क्या? कौन मम्मी? और कौन? तेरी दादी, मेरी सास। अरे बहू की टक्कर की हमारी घर में सिर्फ वही है। वो आएगी, बहू का दिमाग एकदम ठीक कर देगी, बस देखती जाओ। सुलेखा सीधा अपनी सास मनोरमा को गाँव फोन लगा लेती है और अगले ही दिन सुबह की ट्रेन पकड़कर मनोरमा घर आ जाती है। अरे माँ जी, आ गई आप? आइए आइए, अंदर आइए। अरे धत, अंदर तो आऊंगी ही, मेरा ही घर है, मैं क्या मेहमान हूँ? ओह दादी, मैंने आपको बहुत याद किया। हाँ, और मैंने भी। अरे जाओ जाओ, याद किया तो फोन तो करते कम से कम एक बार। बढ़िया याद किया। और मेरा बेटा कहाँ है? यही हूँ माँ, कैसी हो? मैं तो कहता हूँ अब आप यहीं रुक जाओ। अरे ना बेटा ना, मैं रुक जाऊंगी तो गांव में मेरी सहेलियां मेरे बिना रह नहीं पाएंगी और वो भी यहीं आ जाएंगी। इससे अच्छा है मैं ही वापस चली जाऊं। सब मनोरमा की बात पर हंसने लगते हैं। तभी वहां पर रश्मि आ जाती है और अपनी दादी सास के पैर छू लेती है। नमस्ते दादी माँ, कैसी हैं आप? अरे जुग जुग जियो बेटा, मैंने सुना है तू बड़ा अच्छा खाना बनाती है। तो फिर आज मेरे लिए क्या बनाया है तूने? वो मैंने आप सबके लिए खास चटपटे दम आलू बनाए हैं। आइए सीधा डाइनिंग टेबल पर खाने बैठ जाइए। चलो, आज दादी की वजह से हमें भी दम आलू खाने को मिलेंगे। सब खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही रश्मि खाना परोसती है और मनोरमा पहला निवाला खाती है, तो अरे ये कैसे दम आलू है? भला दम आलू ऐसे बनते हैं क्या? पूरा जुबान का स्वाद ही खराब हो गया है। क्यों रे बहुरिया, तुझे ठीक से नमक मिर्च डालना भी नहीं आता है क्या? मनोरमा की बात सुनकर सब दंग रह जाते हैं और रश्मि के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उधर मनोज और गौरव जल्दी से खाना खा कर देखते हैं। अरे माँ, अच्छे तो बने हैं दम आलू। हाँ, इतने अच्छे तो हैं, इसमें क्या खराब है भला? अरे शहर में रह रहकर तुम सबका स्वाद बिगड़ गया है। भला ये भी कोई दम आलू है? अरे दम आलू तो धीमी आंच में पकाए जाते हैं, खड़े मसालों में भुनकर। अरे ये तो जल्दीबाजी में बनाए हुए हैं, और वो भी शहरी तड़का लगाकर। मुझसे तो नहीं खाए जा रहे। और ये चावल बिल्कुल सूखे, और ये नान, ये तो कट ही नहीं रहे मेरे दांत से। आज पहली बार किसी ने रश्मि की खाने की बुराई की थी। उससे बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो मनोरमा से कहती है, अच्छा दादी माँ, इतने अच्छे होते थे आपके हाथ के बने दम आलू? अरे बिल्कुल, कोई शक है क्या बहुरिया? अरे सब उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ नहीं नहीं, अगर यही बात है तो फिर तो मुझे भी आपके हाथ के बने दम आलू खाकर देखने हैं। आप मुझे बनाकर नहीं खिलाएंगी? धत, ये मेरी कोई खाना बनाने की उम्र है क्या? इसलिए मुझे गांव से यहाँ बुलाया कि मैं अपने बुढ़ापे में तेरे लिए दम आलू बनाऊं। बढ़िया है। अरे नहीं नहीं दादी जी, आप मत बनाओ। आप एक काम करो, मुझे रेसिपी बताना, मैं बनाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसा क्या खास है आपकी रेसिपी में जो मेरी रेसिपी में नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा फिर ये ठीक रहेगा, तो आज यही खा लेते हैं। कल दादी के हिसाब से तुम दम आलू बना लेना, ठीक है रश्मि? सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन शाम को रश्मि बाजार से अच्छे छोटे आलू ले आती है। मेरे खाने की बुराई की, अब मैं इनकी रेसिपी के दम आलू खाकर देखती हूँ कि ऐसा क्या खास है उनमें। घर में मनोरमा रश्मि से कहती है, चल बहुरिया, पहले ही आलू को उबाल ले। अच्छा ठीक है। जैसे ही रश्मि आलू उबाल कर लाती है, दादी माँ आलू उबल गए हैं, अब आगे क्या करूं? आगे? आगे क्या हुआ दादी माँ? अरे वो उम्र हो गई है ना, इसलिए आगे की रेसिपी याद ही नहीं आ रही। तू एक काम कर बहू, इस आलू से सबके लिए चटपटे आलू के पराठे बना दे। दम आलू की रेसिपी मैं याद करके कल बताऊंगी। ये सुनकर रश्मि को मन ही मन बड़ा गुस्सा आता है। क्या? यानी आज दम आलू खाने को नहीं मिलेंगे और ऊपर से सबके लिए अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। ओफो। रश्मि आलू से आलू के पराठे बना देती है। अगले दिन वो फिर बाजार जाती है और छांट कर बढ़िया छोटे आलू ले आती है। दादी माँ, आपने रेसिपी याद कर ली है ना? आज बनाए दम आलू? अरे हाँ हाँ बहू, रेसिपी तो याद करते वक्त तो दम आलू का स्वाद भी याद आ गया। क्या बढ़िया स्वाद होता था। अरे पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाती थी। मोहल्ले वाले भी चले आते थे मेरे बनाए चटपटे गरम दम आलू खाने। ओहो, अब तो मुझसे भी और इंतजार नहीं हो रहा दादी माँ। आप जल्दी से रेसिपी बताइए, मुझे भी खाने हैं आपके ये दम आलू। हाँ तो फिर पहले आलू उबाल ले और किसी पतले तार से आलूओं में छेद कर दे ताकि भूनते वक्त मसाले अच्छी तरह अंदर जा सके। अच्छा ठीक है। रश्मि जल्दी से आलू उबाल कर उसमें एक तार से छेद कर लेती है। हाँ दादी, अब बताइए आगे क्या, कौन से मसाले लगेंगे?
मसाले सुनकर तो मनोरमा एकदम चुप हो जाती है। ओह, मसाले, वो तो याद नहीं आ रहा, उम्र ही ऐसी है ना। क्या? ऐसे कैसे नहीं याद आ रहा? अब क्या होगा? अरे तो चिंता मत कर बहुरिया, अब इसी की तू आलू की चटपटी टिक्की बनाकर सबको खिला दे। मैं रात भर में सब मसालों के नाम याद करूंगी और फिर कल दम आलू बन जाएंगे। रश्मि एक बार फिर से गुस्से में गहरी सांस लेती है और रसोई में जाकर आलू टिक्की बनाने लगती है। अगले दिन पहले से ही उसने आलू उबाल कर रख दिए थे और उनमें छेद कर दिए थे। दादी, मैंने पहले ही आलू उबाल दिए हैं और पतली तार से उनमें छेद भी कर दिया है। अब बताइए कौन से मसाले लगेंगे? हाँ, खड़े मसाले जैसे तेज पत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, जीरा, काली मिर्च, गरम मसाले और हाँ, थोड़ी किशमिश और काजू भी। ओह ठीक है, अब बताइए दादी रेसिपी क्या है, बनाना कैसे है? और फिर एक बार फिर से मनोरमा चुप हो जाती है। ये देखकर रश्मि अब अपना आपा खो बैठती है। उसे पता चल गया था कि मनोरमा आगे क्या कहने वाली है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती दादी। मैं 4 दिन से आपके दम आलू खाना चाह रही हूँ और आप मेरे साथ ये सब कर रही हैं। हाँ बहू, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपने खाने से तुझे पूरा कंट्रोल कर लिया हो, नहीं? मनोरमा की बात सुनकर रश्मि को सारी बात पल्ले पड़ जाती है। ओह, अब समझी मैं, तो ये सब आपका प्लान था? हाँ बहू, क्योंकि भूलना मत, ये दादी सास भी कभी बहू थी। ये सुनकर रश्मि की हंसी छूट जाती है। मान गई दादी आपको, अब मैं अपने कान पकड़ती हूँ। आपसे पंगा नहीं लूंगी और ना ही घर वालों से। लेकिन अब तो ये दम आलू की रेसिपी बताइए। अरे ये तो अब मैं खुद बनाकर सबको खिलाऊंगी, लेकिन याद रखना, जिनसे प्यार करते हैं उन्हें कभी कंट्रोल या उनका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अपने चटपटे दम आलू की मदद से मनोरमा रश्मि को एक बड़ा सा सबक सिखा देती है और उस रात सभी घर वाले बैठकर गांव वाले गरम चटपटे दम आलू का मजा लेते हैं।